विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत से षष्ठम सत्र में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र 14 के अंतर्गत से हमारी अभ्यास के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत रखा हुआ जो काव्य साहित्य का भाग है, उसमें से नई कविता के शेष भाग को क्या है आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए, इससे पूर्व ही मैंने आप लोगों को अध्ययन के सुविधा के लिए नई कविता के तो भाग बतलाए। अब ये अंतिम तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने प्रारंभ में नई कविता का प्रारूप, नई कविता का स्वरूप और नई कविता के संबंध में विद्वानों के मतांतर है ना, ये बातें रखने के पश्चात मैंने आप लोगों के सम्मुख नई कविता की प्रवृत्तियों को रखा। लगभग प्रथम तासिका के अंतर्गत हमने 4 प्रवृत्तियों को देखा। उसके पश्चात नई कविता के दूसरे भाग के अंतर्गत मैंने शेष प्रवृत्तियों को आप लोगों के सम्मुख रखकर मुझे लगता है कि कला पक्ष की जो प्रवृत्ति है इसके ऊपर मैं जो है तो चर्चा कर चुका हूं, किंतु सिंहावलोकन की दृष्टि से या प्रारूप के दृष्टि से या पिछले दूसरी तासिका के जो है तो अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम हुआ है उसके सार के रूप में पुनः मैं आप लोगों के सम्मुख इनकी जो है तो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है कला पक्ष, शिल्प विधान आदि, उसको आपके सम्मुख रखने का क्या है प्रयास कर रहा। वैसे इस पर हमने सविस्तार चर्चा की हुई है ना। कुछ एक हिस्सा अलग अंदाज में उसी में का मैं जो है तो आप लोगों के सम्मुख रखकर जो है तो अगली प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। और इस तासिका के अंतर्गत ये जो है तो नई कविता, ये हमारा जो भाग है वो समाप्त होने वाला है। तो मित्रों देख लीजिए कि हमने देखा कि कला पक्ष, शिल्प विधान आदि से संबंधित नई कविता में प्रतीक व बिंब विधान को छोड़कर सपाट बयानी पर अधिक बल दिया गया। आज का कवि समस्त शासन और व्यवस्था तंत्र को तोड़ने के साथ भाषा तंत्र को भी क्या है तोड़ना चाहता है। उसकी भाषा अनुभव के निकट ही होती है, वो सपाट, खुरदरी, वो कड़ी हो सकती है। उसकी अभिव्यक्ति बेलौंस और निर्मम है, उसमें संकोच और झिझक नहीं है। कुछ चुनिंदा कवियों की कला पक्ष से संबंधित, शिल्प विधान से संबंधित काव्य पंक्तियां मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इस कला पक्ष, शिल्प विधान की प्रवृत्तियों को क्या है समाप्त करते हुए अगली प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा हूं। तो देख लीजिए, इसमें के जो प्रथम कवि है धूमिल जी है। धूमिल जी विख्यात है, संसद से सड़क वगैरह उनकी जो है हमें दिखाई देता है कि सुदामा पांडे का प्रजातंत्र वगैरह या उनकी मुचीराम जैसी जो तो लंबी कविता है उसमें की कुछ पंक्तियां यहाँ पर कला पक्ष, शिल्प विधान से संबंधित सर्वप्रथम मैं रखने जा रहा हूं। देख लीजिए कवि का दृष्टिकोण किस तरह से है। और न कोई छोटा न कोई बड़ा है, न कोई छोटा न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए क्या है खड़ा है। इनकी यहाँ धूमिल जी का जो समानतावादी दृष्टिकोण है तो उजागर होता है। तो अगली पंक्तियां मैं जो है तो कुछ आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। देख लीजिए, मैं कहना चाहता हूं ये कायरों का देश है। ये लोग देखने को आगे देखते हैं, चलने को पीछे चलते हैं, घुनी लड़कियों के धनुष बनाते हैं और विवेक के नाम पर प्रत्यंचा चढ़ाने से मना कर देते हैं।
तो इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी नई कविता के अंतर्गत किस तरह से जो है तो अपनी पंक्तियों को, अपनी जो है तो क्या है विचारों को यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। उसी बात ही मैं, क्योंकि इसको हमने इससे पूर्व देखा हुआ है, चुप एक झांकी के रूप में या एक सार रूप में मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, है ना। तो उसके पश्चात के जो विद्वान हैं, प्रभाकर माचवे जी है, उनका क्या कहना है देख लीजिए। कला पक्ष और शिल्प विधान से संबंधित उनका साहित्य हमें क्या बोध देता है। नया प्रकाश चाहिए, नया प्रकाश चाहिए, पुकारती दिशा दिशा, मिटे तृषा मिटे निशा, बहुत हुआ उदयपन हमें सुबह चाहिए। देख लीजिए इस प्रकार से आत्मरति की अपेक्षा उसमें समाज के प्रति जागरूकता अधिक देखने के लिए मिलती है। तो उसकी कुछ अन्य पंक्तियां भी मैं आप लोगों के सम्मुख रखकर यहाँ पर इसे विराम देने का क्या है प्रयास कर रहा हूं। वो पंक्तियां देख लीजिए किसी है। इस दुखी संसार में जितना बने हम सुख लूट दे, इस दुखी संसार में जितना बने हम सुख लुटा दे, दर्द की ज्वाला जागे, नेह भीगे गीत गाए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने प्रारंभ के द्वितीय तासिका के अंतर्गत नई कविता भाग 2 के अंतर्गत तक जो है तो कला पक्ष शिल्प विधान तक की बातों को क्या है आपके सामने सुचारू रूप से रखा था। फिर से उसको निष्कर्षता आपके सम्मुख रखते हुए हम जो है तो आगे बढ़ने की क्या है कोशिश कर रहे हैं। कुछ चुनिंदा बातें आप लोगों के सम्मुख रखते हुए हम जो है तो नई कविता के पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाहित अभ्यासक्रम को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने यहाँ समाप्त करने का क्या है प्रयास कर रहे हैं। देख लीजिए नई कविता की परिसीमाएं। अगली प्रवृत्ति कौन सी है उनकी? नई कविता की परिसीमाएं। नई कविता के नाम पर आज ढेरों कविताएं लिखी जा रही है, जिनमें बहुधा अपरिपक्व जीवन दृष्टि और अकुशल हाथों का भौड़ापन देखा जा सकता है। कुछ कवियों की रचनाएं निर्उद्देश्य और मानसिक विकास का प्रतिकरण मात्र है। परिणामता वे अनर्गलता से परिपूर्ण है। कुछ रचनाओं में बौद्धिकता का अतिरेक है, अतिशय यथार्थवाद, अस्तित्ववाद आदि का अधकचरा प्रभाव है। अतिशय व्यक्तिवाद तथा कभी कभी अतिशय न्यूरोसिज के फलस्वरूप उत्पन्न भावों और प्रतीकों की दुर्वता होने के कारण वो दुर्बोध बनती जा रही है। मित्रों देख लीजिए नवी कविता के नाम पे कोई कुछ भी क्या है कर रहा है, लिख दे रहा और नहीं कविता, लिख दे रहा और नहीं कविता, है ना। तो यह जो है तो उचित नहीं है। इसमें किसी तरह से हमें दिखाई देता है कि अपरिपक्वता आ रही है। इसमें उद्देश्य की जो है तो क्या है सार्थकता दिखाई नहीं दे रही है। मानसिक विकास का भी यहाँ पर प्रकटीकरण नहीं है और अतिशय यथार्थवाद का यहाँ पर क्या है भरमार है और अतिशय व्यक्तिवाद तथा यहाँ पर जो है तो क्या वो अतिशय न्यूरोसिस की फलस्वरूप उत्पन्न हुए भाव और प्रतीक की दूरता के कारण दुर्बोध बनता जा रहा है। उदाहरणार्थ एक पंक्ति यहाँ पर है नई कविता की परिसीमाएं से संबंधित, देख लीजिए वो क्या कह रहे। मेरे जूते की कील तारों को गढ़ देती है, जैसे प्रयोग पाठक की समझ से बाहर की बात है। ना नहीं ना, मेरे जूतों की कील तारों को गढ़ देती है। जूता कहाँ जमीन पे, तारा कहाँ सर पर आसमान पे, है ना। जैसे प्रयोग पाठकों की समझ से बाहर की बात है। इस विषय में गंतव्य यह है कि कहीं नई कविता भी प्रयोगवादी कविता की समान कुंठावाद, अस्वस्थता तथा अस्पष्टता से ग्रस्त न हो जाए। इस अवांछनीय गर्दाओं गुब्बारों से नई कविता को दूर रखना होगा। इस प्रकार का भी जो है तो एक मत प्रहा हम आपको देखने के लिए मिलता है। नई कविता की परिसीमा के अंतर्गत लोगों ने और नई कविता के नाम पर किस प्रकार का जो है तो यहाँ पर कार्य किया हुआ है वो हम क्या है
देख रहे हैं। संक्षेप में नई कविता, नवीन काव्य अभिरुचि, नवीन सौंदर्य और नए संवेदना की कविता है। इसमें रोमांटिक भावुकता के स्थान पर यथार्थपरक बौद्धिकता, संयम, रुचि और संतुलन है। भद्रता के स्थान पर सच्चाई है। सास और खरापन है। कोमल के स्थान पर पौरुष और अनगढ़ की स्वीकृति है। समझौता और स्थितिवाद के स्थान पर अनास्था और मूल्यहीनता के स्वर है। अलंकृत भाषा के स्थान पर बेलौस सपाट बयानी, आक्रोश, शोभ, उत्तेजना, छटपटाती आदि है, जो कि इसकी विशेषताएं हैं। विद्रोह के नाम पर बड़बोलापन और यवन विकृतियों का प्रदर्शन, सपाट बयानी के नाम पर सतही बयानबाजी और तनाव के नाम पर अति नाटकीय मुद्रा जैसी कमियों का आ जाना भी स्वाभाविक है। तो मित्रों, देख लीजिए आप, हमें नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत नई कविता की जो परिसीमा है और विद्वानों का उसके प्रति जो रुझान है, विद्वानों का जो काव्य, नई कविता या काव्य के सृजन से संबंधित जो बातें यहाँ पर आ रही है, वो किस तरह से कुंठावाद, अस्पष्टता, है ना, अवांछनीय और भाव और प्रतीकों की दूरता होने के कारण किस प्रकार से दुर्बोध निर्माण कर रही है। तो ये जो है तो काव्य अभिरुचि कैसी होनी चाहिए? नवीन सौंदर्य, नवीन संवेदना की कविता है। इसमें रोमांटिक भावुकता के स्थान पर यथार्थपरक बौद्धिकता और संयम, रुचि और संतुलन में जो है तो क्या है, जो बातें आनी चाहिए, इसमें जो खरापन होना चाहिए, यहाँ पर उसका क्या है, कार्य होना अनिवार्य है। अन्यथा हमें दिखाई देता है कि अति नाटकीयता वगैरह जैसी कमियों का यहाँ पर आ जाना जो हमें स्वाभाविक रूप से नजर आ रहा है, वो जो है तो क्या है, उसको जो है तो टालने की आवश्यकता है। मित्रों, अंतिम प्रवृत्ति मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं और नवी कविता के जो है तो क्या है, पाठ्यक्रम को हम यहाँ पर समाप्त करने जा रहे हैं। अंतिम प्रवृत्ति है नई कविता का भविष्य। देख लीजिए, निसंदेह कुछ स्वस्थ दृष्टिकोण के आधुनिक कवियों ने कुछ अत्यंत सुंदर रचनाएं की है। कुछ कवियों ने क्या है, अत्यंत सुंदर रचनाओं का सृजन किया हुआ है। उन्हें वो सब कुछ है जो जीवन के लिए है। इन रचनाओं की शैली और भाव दोनों सुंदर, वो स्वस्थ है, अच्छा है, उचित है। साहित्य भी यही चाहता है। इन कवियों ने नई कविता की अवांछित रूढ़ियां और राजनीति से बचाया है और उसे नवीन उद्भावनाओं तथा प्रशस्य सौंदर्य से संवलित किया है। इनकी रचनाओं में सौंदर्यानुभूति, सरसता, सीधी सादी भाषा, हृदय की ईमानदारी और निश्चल आत्माभिव्यक्ति की विशेषताएं भी हमें क्या है, देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर हम नई कविता की या नई कविता के भविष्य से संबंधित जो कि स्वस्थ रचना है उसका जिक्र कर कर आगे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए, मेरे लिए मन का एक भाव है भाव, मेरे लिए मन का एक भाव है भाव, मेरे लिए मन की एक व्यथा है। भाव को कहाँ बांधू, व्यथा को कहाँ सांधू, मेरे जीवन की यह अंतहीन कथा है। तो आज का कवि अपने को समझने के साथ ही साथ भविष्य के प्रति भी क्या है, आशापूर्ण है, आशाधायी है। भविष्य दृष्टा का रूप वो जो है तो अपना रहा है। आज का स्वस्थ नया कवि व्यापक सत्य की व्यंजना कर की चेष्टा करता है
उस सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक है, किंतु यह सब कुछ होते हुए भी नई कविता में साधारणीकरण का जो है तो होना आवश्यक होता है। अन्यथा वो वैयक्तिक कुंठाबद्ध बौद्धिक अतिशय शैली मात्र रह जाएंगी। उसमें बौद्धिकता कवि की अनुभूति के रूप में आत्मसात होकर अभिव्यक्त होनी चाहिए। देख लीजिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर आई हुई है कि बौद्धिकता कवि की अनुभूति के रूप में आत्मसात होकर अभिव्यक्त होना चाहिए, और संवेदनशीलता उसका एक क्या है, अनिवार्य गुण बना रहना चाहिए। इसी रूप में ही उससे भविष्य की अनंत संभावना की जा सकती है, वरना क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह है। अंत में हम नई कविता के सर्वाधिक स्वीकृत कवि गजानन महादेव मुक्तिबोध की कुछ पंक्तियों के पन्यस्त करने की जो है तो चेष्टा करते हुए नई कविता की प्रवृत्तियों का क्या है, समापन करने वाले। गजानन महादेव मुक्तिबोध एक हिंदी साहित्य के माने हुए कवि है। उनका लोहा नई कविता मानती है। उन्होंने चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल और तार सप्तक में सर्वप्रथम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी द्वारा संपादित में क्या है, सर्वप्रथम अपनी काव्य रचना का जो है तो सृजन किया हुआ है। उसके पश्चात चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल ये आया हुआ है। इनकी अंधेरे में बड़ी जो है तो लंबी कहानी है। मैं जब मुक्तिबोध जी का अध्ययन कर रहा था, मैं मुक्तिबोध जी पर इसलिए ज्यादा चर्चा कर रहा हूं क्योंकि गजानन महादेव मुक्तिबोध ये हमारे अभाषिक हिंदी हिंदी अभाषिक कवि है। ये दो भाई भी है, एक मुक्तिबोध मराठी के है तो दूसरे हमारे गजानन महादेव मुक्तिबोध हिंदी के है। इनके ऊपर मैंने रिसर्च किया हुआ है, मैंने इन पर शोध किया हुआ है। इनके ऊपर मुझे जो है वाचस्पति की जो है तो क्या है पदवी, जिसे हम पीएचडी कहते हैं ना, पीएचडी प्राप्त हुई भी है। और मैंने मन में ऐसी धारणा ही कर ली थी, जब तक मैं मुक्तिबोध पर कार्य नहीं करूंगा पूर्ण, मेरी मुक्ति नहीं है। तो ऐसे ये महान कलाकार है। इन्होंने इतिहास, सौंदर्य शास्त्र, इतना ही नहीं तो हमें दिखाई देता है कि कहानी, उपन्यास, कविता है ना, ढेर सारी रचनाओं का क्या सृजन किया हुआ है। एक बहुत बड़ा विषय है, इनको अगर हम लेते हैं तो क्या समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे पास सीमा की समय की सीमा है। तो उनकी केवल एक पंक्ति यहाँ पर जो है तो मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए एक पंक्ति कहने के बजाय एक छंद यहाँ पर रखकर जो है तो क्या है इस नई कविता की प्रवृत्तियों का समापन कर रहा हूं। देख लीजिए, नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, वो आवेग त्वरित काल यात्री है। देख लीजिए, ये दो पंक्तियां इतनी वजनदार है, और लोग जो है तो क्या है भारतीय कालीन कविता, द्विवेदी कालीन कविता है ना, प्रगतिवादी कविता, प्रयोगवादी कविता, नई कविता है ना, ये अलग 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 कविताएं के जो है तो क्या है उसके बाद हमें दिखाई देता है कि अन्य कविताएं हैं इस प्रकार के जो है तो उनको जो है तो बंटवारे वगैरह कर रहे हैं, अलग अलग करने का उनका जो है तो खंड कालखंड जो है तो निर्धारित कर रहे हैं। हाँ, अध्ययन की सुविधा के लिए ठीक है वो। और कविता है क्या, ये क्या कविता है क्या, इस प्रकार का उपहास उड़ा रहे हैं, है ना। तो इन सब के सवालों का जवाब यहाँ पर गजानन महादेव मुक्तिबोध ने हमें दिया हुआ देखने के लिए मिलता है। वे क्या कहते हैं, नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती, वो आवेग त्वरित काल यात्री है, वो मैं उसका नहीं करता पिता धाता कि वो कभी दुहिता नहीं होती, परम स्वाधीन है, वो विश्व शास्त्रीय है, गहन गंभीर छाया अगमिष्य की लिए वो जन चरित्री है, नए अनुभव
वो संवेदनाएं अचानक विकल होकर तब मुझसे लिपट जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस तासिका के अंतर्गत मैंने आप लोगों के सम्मुख डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम में जो हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नामक प्रश्न पत्र 14 रखा था, उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत से नई कविता का यहाँ पर जो है तो क्या है पूर्ण रूपेण जो है तो स्पष्टीकरण किया। मैंने पहले भी बताया और अंत था फिर से आपके सामने फिर दोहराते हुए इसको जो है तो समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं कि हमने नई कविता के लगभग 3 भाग देखे। अध्ययन की सुविधा के लिए, समय सीमा के कारण, और उसमें जो है तो टप्पे टप्पे से जो है तो सारी बातों को आपके सामने सुस्पष्ट रूप से रख दिया। जैसे कि पहले भाग में पहले टप्पे में नई कविता का प्रारूप, स्वरूप, विद्वानों के मत तथा प्रवृत्तियों का प्रारंभ, उसमें एक 4 प्रवृत्तियां होने के पश्चात दूसरे जो है तो भाग में दूसरे टप्पे में नई कविता के अंतर्गत हमने शेष रही हुई जो है तो उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला। और वो दूसरी तासिका के पश्चात ये अंतिम तासिका हमारी तीसरी तासिका है, तीसरा भाग है, तीसरा टप्पा है। इसमें हमने शेष बचे हुए सारे भाग को आप लोगों के सम्मुख रखने का सफल प्रयास किया। मुझे लगता है कि आप लोग इससे भली भांति अवगत हुए होंगे। कुछ समस्या वगैरह हुई तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है भाई, देख लीजिए, पूछना है तो पूछ सकता है, निसंकोच पूछिए, बेझिझक पूछिए। कोई उसमें जो है तो मन में ऐसी जो है तो अन्य भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए, उसके बाद और एक पर्याय आपके लिए खुला है। यदि यहाँ नहीं पूछना है तो आप मुझसे कॉल कर कर पूछ सकते हैं, मैं सदैव आपके लिए उपस्थित हूँ। तो मित्रों, देख लीजिए, आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत से नई कविता का यहाँ आज समापन हो रहा है और मैं यहाँ पर रुकने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के लिए इतना काफी है।